जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 25 और आज हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। पोर्टर, माइकल पोर्टर पूरा नाम इसका। ये मैनेजमेंट साइंटिस्ट था और इसने मैनेजमेंट के ऊपर, खास तौर पे स्ट्रेटजीज के ऊपर डिफरेंट थ्योरीज जो हैं वो शेयर की हैं, जिनको हम समझते हैं मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में या स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में। स्टार्ट करते हैं प्रीवियस लेक्चर से। प्रीवियस लेक्चर में आपको याद है हमने क्या कवर किया था? हमने ये सीखा था कि बिजनेस स्टार्ट करना है। जब हमने जिस दिन ये फैसला किया बिजनेस स्टार्ट करना है, पहला डिसीजन क्या होता है हमारा? उसके बाद किस इंडस्ट्री में जाना है, और हमने टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री और हर इंडस्ट्री के कुछ फीचर स्टडी किए, जिसके बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री में तो हमने हरगिज नहीं घुसना। क्यों नहीं घुसना? छोटे छोटे बहुत से उसमें सेलर्स प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, भीड़ भाड़ होती है जिसमें हम अच्छे तरीके से बिजनेस नहीं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने कहा कि जो डिक्लाइनिंग बिजनेस होगा उसमें भी नहीं जाना। अच्छा मुझे ये बताइए, हम अगर बिजनेस ओपन करने का फैसला कर रहे हैं आज, हमें आज के हालात को सामने रख के फैसला करना चाहिए कि आज के साथ साथ हर उस बिजनेस का, उस सेक्टर का, उस प्रोडक्ट का फ्यूचर भी देख के अंदाजा करना चाहिए। फ्यूचर भी देखना चाहिए। अगर हमें नजर आ रहा हो कि आज तो बड़ा बूम है, लेकिन 2, 4, 6 महीने के बाद, 8, 10 महीनों के बाद उसमें डिक्लाइन आने वाला है, क्या हमें वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब अगर फर्ज कीजिए हमें पाकिस्तान में अंदाजा है कि जी आने वाले दिनों में परमानेंट गैस जो है उसको सेल करने पे, सीएनजी की सेल पे परमानेंट बैन लगने वाला है, तो क्या हम अपना जो पेट्रोल पंप अगर बनाना चाहते हैं वो हमारे लिए इंसेंटिव ऑप्शन रहेगी? नहीं रहेगी, हमारी फिजिबिलिटी से डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हमें सिर्फ आज की सिचुएशन नहीं, फ्यूचर को भी जहन में रखना है। तो अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट हुई जो डिक्लाइनिंग स्टेज पे, ऐसी इंडस्ट्री हुई जो डिक्लाइनिंग स्टेज पे है या अनकरीब डिक्लाइन होने वाली जाए, आप उस बिजनेस में एंटर होंगे? कभी भी एंटर नहीं होना। भाई बहुत अच्छा, आप एक जगह पे न्यूज़पेपर का बिजनेस सेल हो रहा है, क्या आप खरीदते हैं? नहीं खरीदना। क्यों नहीं खरीद? चाहे जितना मर्जी सस्ता मिल रहा हो, डिक्लाइनिंग है। आप कहे जी न्यूज़पेपर की बात नहीं करेंगे हम, ठीक है, हमें आप कोई सोशल मीडिया की तरफ लेके जाएं, हमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की तरफ लेके जाएं, ई कॉमर्स की तरफ लेके जाएं, हमें ये पेपर से निकले अब, ठीक है। तो ये हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, और हमने ये फैसला किया था कि जब कभी इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिजनेस खोलेंगे अपना, तो या तो मैच्योर स्टेज ग्रोथ या इमर्जिंग स्टेज, इन प्रोडक्ट्स को, इन बिजनेस में हमने अपना काम करना है। जी बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रेटजी है, बिल्कुल। लेकिन आपको मैं रफ आइडिया, एक मेन आइडिया दे रहा हूं, क्लियर? अच्छा फर्ज कीजिए हमने डिसाइड कर लिया कि देखिए एक्सेप्शन हमेशा होती हैं। स्टूडेंट का ख्याल है हम निश मार्केट में भी तो जा सकते हैं, यानी मार्केट के एक सेगमेंट को फोकस कर लें, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी हम जनरल स्ट्रेटजीज को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा हमने फैसला कर लिया कि एक बिजनेस अडॉप्ट कर लिया, भाई इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट, ये इस इंडस्ट्री में जाना है हमने, ठीक है। जैसे हमने जब फैसला किया था कि किसी मुल्क में सेटल होना है, तो किस मुल्क में सेटल होना है, किस तरह, किस टाइप ऑफ कंट्री में, ये डिसाइड कर लिया। अब उस मुल्क के अंदर डिफरेंट पावर सेक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन से लोग पावरफुल हैं जिनके साथ हमें डील करना पड़ेगा, उनमें से कौन से मोर पावरफुल है, कौन से लेस पावरफुल है, पॉलिटिशियन वहां के कैसे हैं, वहां के पब्लिक कैसी है, वहां पे रेगुलेशंस कैसी हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, इकोनॉमी कैसी है, ये सारी चीजें भी हमें कंसीडर करनी चाहिए। उसी तरह मुझे बताइए, एक इंडस्ट्री के अंदर हमने जंप लगा ली, भाई इस इंडस्ट्री में काम करना है, हमने ऑटोमोबाइल में काम करना है, हमने फूड सेक्टर में काम करना है। अब उस दरिया में जिसमें आपने छलांग लगाई, आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने मगरमच्छ हैं। आप अकेले तो नहीं है, कितने मगरमच्छ है, कितनी मछलियां हैं, कितनी डॉल्फिन है, कितनी शार्क है। हर एक मार्केट प्लेयर का और उसकी पावर का अंदाजा होना चाहिए कि नहीं? मुझे बताइए, फिर से बताइए, जब हमने फैसला कर लिया किसी मार्केट में, किसी इंडस्ट्री में एंटर होना है, उस इंडस्ट्री के अंदर, उस मार्केट के अंदर जितने भी प्लेयर्स हैं, जितनी भी फोर्सेस हैं, उनकी स्ट्रेंथ का अंदाजा होना चाहिए कि नहीं, कि कितने प्लेयर्स हैं जो हमें इफेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कितने प्लेयर्स हैं जो हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकते हैं, और हर एक कितना पावरफुल है।
हर एक कितना पावर, बिजनेस जो है ना वर्ल्ड, ये बड़ी जालिम है। ये बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो यहां पे भी बड़ा बिजनेस छोटे बिजनेस को खा जाता है, या बड़ी फोर्स छोटी फोर्स को कंट्रोल कर लेती है और अपने इशारों पे चलाती है। इसीलिए हमने याद रखे, अन्यथा छलांग नहीं लगा देने। हमने पहले वैल्यूएशन करनी। अच्छा, ये हमने सेक्टर सेलेक्ट कर लिया, इसमें कौन कौन सी फोर्सेस हैं। अगला जो कंसेप्ट हमें पोर्टर ने दिया वो यही दिया। पहला तो उसने टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री का दिया ना, दूसरा कंसेप्ट जो उसने हमें दिया वो दिया 5 फोर्सेस मॉडल। बेसिक कंसेप्ट सुन ले पहले, बेसिक कंसेप्ट, कहानी बाद में सुनेंगे जो कि वो क्या कह रहा है। बेसिक कंसेप्ट क्या है, आप दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री को सेलेक्ट कर लें, दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री को सेलेक्ट कर लें, उस इंडस्ट्री को 5 ताकतें कंट्रोल कर रही हैं, उस इंडस्ट्री को 5 ताकतें कंट्रोल कर रही हैं। पोर्टर स्टेप नंबर 1 पे हमें बताता है कि वो 5 फोर्सेस कौन कौन सी हैं जो हर इंडस्ट्री में मौजूद है, वो 5 फोर्सेस कौन कौन सी है। फिर इसके बाद बताता है कि आप कैसे वैल्यूएट करेंगे कि इनमें से हर फोर्स स्ट्रांग है कि वीक है। अगर वो फोर्स स्ट्रांग हुई आपको कैप्चर कर लेगी, आप फिर खुद फैसले नहीं कर रहे होंगे, आप वो फोर्स आपसे फैसले करवा रही होगी। लेकिन अगर आप ताकतवर, वो फोर्स वीक हुई, आपने उस फोर्स को कंट्रोल कर लिया, तो फिर डिसीजन मेकिंग आपके पास होगी। दूसरे लोगों को आपकी बातों को मानना पड़ेगा। जिस तरह कंपनी के अंदर होता है, बाजुकात लेबर यूनियन वीक हो तो क्या होता है, एम्प्लॉयर कंट्रोल करता है उसको। लेबर यूनियन वीक हो, एम्प्लॉयर कंट्रोल करता है। जितने भी परक्विजिट्स हैं, पैकेजेस हैं, प्रमोशंस हैं, ये एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा। लेकिन अगर लेबर यूनियन स्ट्रांग हो, वो फोर्स स्ट्रांग, वो क्या करेगी, वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बनवाएगी। एग्जैक्टली इसी तरह बिजनेस में आगे हैं, तो अब देखें इस बिजनेस के अंदर फोर्सेस कितनी हैं, ठीक है, और वो फोर्सेस स्ट्रांग है कि वीक है। तो पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल हमें क्या सिखाता है कि हर इंडस्ट्री में, इवन जिसमें हमने सेलेक्ट किया उसमें भी टोटल फोर्सेस कितनी है जो इफेक्ट कर रही है, जो कंट्रोल कर रही है उस इंडस्ट्री को। और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी फोर्स स्ट्रांग है, कौन सी फोर्स वीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये भी पूरी कहानी नहीं है। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था टाइप ऑफ इंडस्ट्री, जिसमें हमने ये सीखा कि मैं इंडस्ट्री को सिलेक्ट कैसे करना है, वो पूरी पिक्चर नहीं थी, पिक्चर का एक स्टेप था। दूसरा स्टेप आज सीखने जा रहे हैं कि पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल में क्या सिखा रहा है हमें कि जिस इंडस्ट्री में हम गए हैं उसमें मेजर फोर्सेस कौन कौन सी हैं और कैसे पता चलेगा कौन सी फोर्स स्ट्रांग है, कौन सी वीक है। स्ट्रेटजी के किस सिचुएशन में क्या करना है वो अभी भी नहीं सिखाएगा पोर्टर, वो अभी भी नहीं सिखाएगा। स्ट्रेटजी अभी ये ध्यान में रखिएगा, अभी हमें इंडस्ट्री का, बिजनेस का एनालिसिस करना सिखा रहा है। किस सिचुएशन में हमने क्या स्ट्रेटजी ऑप्ट करनी है ये अभी नहीं सिखा, आज के लेक्चर में भी ये नहीं सिखाएगा। पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल का मकसद ये नहीं है कि आपको स्ट्रेटजी सिखाना, आपको इस काबिल बनाना। इसका मकसद है कि आप मार्केट को एनालिसिस कर सके, किस मार्केट की फोर्सेस स्ट्रांग है। और एक जनरल रूल याद रखिएगा, ये फोर्सेस जितनी ज्यादा स्ट्रांग हुई हमारी कंपेटिटिव पोजीशन उतनी वीक होती जाएगी, क्योंकि ये फोर्सेस हमारे मुकाबले में है, ये हमारा मुकाबला कर रही है। ये लाइन के उस तरफ है 5 फोर्सेस, हम लाइन के इस तरफ है। ये फोर्सेस जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज, हमारी कंपेटिटिव पोजीशन, हमारी मार्केट में एग्जिस्टेंस उतनी ही वीक होती जाएगी। और ये फोर्सेस जितनी वीक होंगी हमारी पोजीशन उतनी स्ट्रांग होती जाएगी। मेन कंसेप्ट समझ आ रहा है। तो पोर्टर का जो 5 फोर्सेस मॉडल है ये हमें सिखा क्या रहा है, स्कोप क्या है इसका, कि मार्केट में कितनी फोर्सेस काम कर रही है इंडस्ट्री में और कौन सी फोर्स स्ट्रांग है, कौन सी वीक है। ये वेरी करता है, ये मार्केट टू मार्केट, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। याद रखिए, 1 या 2 एग्जांपल्स मैं आपको एंड पे पहले सारा कंसेप्ट पढ़ाने के बाद प्रैक्टिकल शेयर करूंगा, फिर आपने भी 2 या 3 एग्जांपल्स मुझे करवानी है, उनके ऊपर ये 5 फोर्सेस मॉडल अप्लाई करवाना है। एग्रीड? इसीलिए इस माइंड के साथ आपने ये पढ़ना है, समझना है कि एंड में एग्जांपल्स आप खुद दे रहे होंगे मुझे। स्टार्ट करते हैं। 5 फोर्सेस क्या? अच्छा, पहले तो मैं आपको 3 बड़ी फोर्सेस हैं, बाकी 2 रिलेटेड है। मार्केट में 3, ये हमारी कंपनी है। एक बड़ी फोर्स क्या है? कस्टमर,
कस्टमर मार्केट की एक फोर्स है ना जो हमें अफेक्ट कर सकती है। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं, हम अपनी प्राइस की चीज में बेचते हैं, वो कहते हैं नहीं कम करो, हम कहते हैं भाई लेने लो नहीं तो जाओ, आगे कस्टमर और बड़े हैं, अगले कस्टमर को आने दो। और कुछ फैशन इंडस्ट्री में ऐसे होता है, कस्टमर के पीछे भाग रहे होते हैं, भाईजान आके हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी ले लें आपकी मेहरबानी। वो कहते हैं नहीं फोन उठा के रख दिया, हाँ नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो कुछ इंडस्ट्री में कस्टमर जो है ये मोर पावरफुल है और कुछ में लेस पावरफुल है। कुछ के पीछे कंपनी भाग रही होती है और कुछ के पीछे कस्टमर भाग रहा होता है कंपनी। तो जिस सिचुएशन में कंपनी कस्टमर के पीछे भाग रही है उसमें कस्टमर मोर पावरफुल है, और जिसमें कस्टमर कंपनी के पीछे भाग रहा है कस्टमर उसमें लेस पावरफुल है कस्टमर। तो आप बताइए आप क्या चाहते हैं कि कौन सी कंपनी जिसमें कौन से सेक्टर में जाए, कौन सी इंडस्ट्री में जिसमें कस्टमर मोर पावर के लेस। और अगर मोर पावरफुल है भी तो आपने रीजन समझनी है कि कस्टमर किस वजह से मोर पावरफुल है, और जिस वजह से मोर पावर है उन रीजन को खत्म करते जाओ, कस्टमर लेस पावरफुल होता जाएगा। कस्टमर को लेस पावरफुल बनाने में आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? कोई एतराज नहीं। पहली बड़ी फोर्स मार्केट के अंदर क्या? कस्टमर। उसी तरह दूसरी बड़ी फोर्स मार्केट के अंदर क्या? सप्लायर जो आपको सप्लाई कर रहा है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमने जो रॉ मटेरियल बाय करना है, जो लेबर हमें चाहिए वो मार्केट में सरप्लस अवेलेबल है, कहीं से भी कोई से भी ले सकते हैं। बाज़ औक़ात जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो हमें उसको ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ढूंढने में प्रॉब्लम। तो ये है सप्लायर भी एक मेन पावर है। जैसे छोटी सी एग्जांपल देता हूं, सीए में कॉलेज के एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सप्लाई है ना, इनपुट टीचर, अच्छे टीचर की कमी है। तो यहां पे अमूमी तौर पे टीचर्स यानी सप्लायर मोर पावरफुल है। वो कॉलेजेस से, उनके प्रिंसिपल से, इनके ओनर से अपनी टर्म एंड कंडीशन बनवा सकते हैं। लेकिन यही आप बीए में चले जाए, एमबीए में चले जाए, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, सरप्लस वहां पे टीचर्स अवेलेबल है, क्योंकि वहां पे नॉर्मली स्टूडेंट्स जब आते हैं वो कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं, यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं, टीचर को सिलेक्ट नहीं करते है। वो एक तरह से सेक्टर, बड़ा सेक्टर है ही एजुकेशन, लेकिन सेक्टर के अंदर भी सेगमेंट है। याद आया प्रीवियस लेक्चर? सेगमेंट्स हैं। तो उस सेगमेंट में उस रिलेटेड इंडस्ट्री में सिचुएशन हो सकता है डिफरेंट हो। तो सप्लायर कभी किसी इंडस्ट्री में सप्लायर की बार्गेनिंग पावर या सप्लायर स्ट्रांग होगा, किसी में वीक होगा। तो हमें क्या चाहिए? कौन सी सिचुएशन जिसमें सप्लायर स्ट्रांग हो, अपनी शर्तें मनवाए, उसमें उस इंडस्ट्री में नहीं घुसना, उसमें वीक सप्लायर को वीक करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई क्लियर? दो बड़े प्लेयर्स आगे मार्केट में जो हमारी पोजीशन को इफेक्ट कर सकते हैं, एक कस्टमर और दूसरा सप्लायर। तीसरा और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो हो सकता है, कंपेटिटर। शाबाश, कंपेटिटर्स। मार्केट में जितने ज्यादा कंपेटिटर्स होंगे, जितने बड़े कंपेटिटर्स होंगे, उतना ही उनकी पोजीशन, कंपेटिटर की पोजीशन स्ट्रांग है। और कंपेटिटर की पोजीशन स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब क्या है? हमारी पोजीशन वीक है, हमारी पोजीशन वीक है। तो हमें पहले मार्केट का एनालिसिस करना है, कौन कौन लोग है, किस पोजीशन में है, कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है। फिर इसके अलावा कुछ और भी दो और मजीद प्लेयर्स हैं जो कि कंपेटिटर से ही मिलते जुलते हैं। मैं भी आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले ये हैं वो 5 फोर्सेस जो पोर्टर ने बताई। 5 फोर्सेस ऑफ मार्केट, किसी भी मार्केट पे अप्लाई कर ले, ये मॉडल अप्लाई होगा। ये यूनिवर्सल मॉडल है। यूनिवर्सल मॉडल हर मार्केट पे, हर इंडस्ट्री पे, हर कंट्री पे अप्लाई होगा। कह रहा भाईजान 5 फोर्सेस क्या हैं? बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। बायर के पास कितनी बार्गेनिंग पावर है? जितनी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी बायर के लिए अच्छा है, हमारे लिए बुरा। ठीक है, ये असल में ये चीज हमारे इफेक्ट करती है सेल प्राइस को या रेवेन्यू को। और ये जो है ना बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, ये इफेक्ट करती है आपकी कॉस्ट को, इनपुट कॉस्ट को। अब खुद सोचिए, अगर आपका सप्लायर, उसके पास बार्गेनिंग पावर ज्यादा है
वो क्या करेगा, कॉस्ट ज्यादा करेगा, आपको ज्यादा कॉस्ट चार्ज करेगा, और आप शायद किसी और सप्लायर के पास शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट में क्वांटिटी अवेलेबल नहीं। तो ये इनपुट का, अगर बार्गेनिंग पावर सप्लायर की ज्यादा है, हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। दूसरी तरफ बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर ज्यादा है तो हमारी सेल प्राइस कम होगी क्योंकि वो बार्गेन करेगा। ये बार्गेन करके प्राइस कम करवाएगा, ये बार्गेन करके प्राइस ज्यादा करवाएगा, और दोनों तरफ हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा होगा। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर क्लियर, क्या होती है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर क्लियर। फिर इसके बाद राइवलरी बिटवीन एग्जिस्टिंग कंपटीशन, ये है राइवलरी बिटवीन, इसमें मेन चीज जिसके ऊपर फोकस करना है ना वो है कंपटीशन यानी कंपेटिटर, और राइवलरी क्या है, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करती है राइवलरी। आप सीए फर्म जब आर्टिकल्स के लिए जाएंगे ना तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगी कि आपकी जिस फर्म में आर्टिकल्स कर रहे हैं वो, और आपका दोस्त दूसरी फर्म में आर्टिकल कर रहा है वो, इन दोनों फर्म्स के आपस में बड़े अच्छे और दोस्ताना ताल्लुकात होंगे नॉर्मली, बल्कि इवन फ्रेंडली मैचेस भी होते हैं डिफरेंट फर्म्स के एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो बाजू का तो ऐसे भी होता है कि एक ऑडिट क्लाइंट जो होता है एक, उसके ऊपर दो फर्म्स इकट्ठे सर्व कर रही होती है उसको, बड़ा क्लाइंट हो तो याद रखें कंपटीशन या कंपेटिटर हर जगह पे एक दूसरे के साथ नेगेटिव एटीट्यूड रखे, ये जरूरी नहीं होता। कुछ जगहों पे कंपेटिटर्स एक दूसरे के साथ अच्छा एटीट्यूड रखते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे तो इतना बुरा कि मरने मारने पे उतर आते हैं। ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। कुछ सेक्टर में कंपेटिटर्स के दरमियान राइवलरी बड़ी एडवर्स होती है और कुछ में न्यूट्रल प्रोफेशनल राइवलरी होती है, यानी उन्हें पता होता है कि हमें एक दूसरे से कोई बड़ा खतरा नहीं है। हमने ये देखना है जिस सेक्टर में हम काम करने के लिए जा रहे हैं वहां पे कंपेटिटर्स के दरमियान में राइवलरी कैसी है, क्या ये राइवलरी बहुत ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, या कि राइवलरी ज्यादा नहीं है, फ्रेंडली एटीट्यूड है। क्योंकि बाद में जाके जब हम स्ट्रेटेजिक मेकिंग डिसीजन, स्ट्रेटेजिक डिसीजन की तरफ जाएंगे ना वहां पे ये चीज इफेक्ट करेगी। तो कंपेटिटर्स तो तकरीबन हर मार्केट हर इंडस्ट्री में होते हैं, एग्रीड। उन कंपेटिटर्स का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप क्या है ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। यहां पे यही कह रहा है कि ये समझो कि जो राइवलरी है, मुकाबला है, वो पॉजिटिव कंपटीशन है कि नेगेटिव कंपटीशन है, ये देखो, और कितना सवेयर है। बाजू का तो ऐसा होता है कि एक दूसरे को नीचा करने के लिए या उनके कस्टमर खींचने के लिए बड़ी अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी की जाते हैं। तो ये हमने इवैल्यूएट करना है। तीसरी चीज, तीन चीजें हो गई मार्केट पोर्टर की 5 फोर्सेस में। पहली फोर्स क्या थी मार्केट की, कस्टमर बार्गेनिंग पावर, दूसरी सप्लायर बार्गेनिंग पावर, तीसरी राइवलरी बिटवीन कंपटीशन कंपेटिटर्स। ये क्लियर हो गया। अच्छा, ये तो है राइवलरी बिटवीन एग्जिस्टिंग कंपेटिटर जो इस वक्त हैं। क्या हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि इस वक्त जिस तालाब में हम घुसे हैं, हमने जंप लगाई है, इसमें कितने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं? सिर्फ ये गिनती करनी चाहिए कि ये भी देखना चाहिए कि करीबी समंदर से कोई किसी रास्ते से मजीद मगरमच्छ तो नहीं आ सकते? क्या ये भी देखना चाहिए? यह है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स का मतलब क्या है कि क्या मार्केट में कितनी आसानी के साथ नए कंपेटिटर आ सकते हैं। ये ना हो हम जितने पुराने कंपेटिटर्स को आउट करने के लिए स्ट्रेटजी बनाते जाएं उससे ज्यादा तादाद में मजीद आते जाएं। ठीक है, ये फोर्थ थ्रेट ऑफ न्यू एंड। अच्छा, ये जो दोनों फोर्सेस है ना, ये इनडायरेक्टली कंपेटिटर से ही रिलेट करते हैं, इनडायरेक्टली कंपेटिटर से ही रिलेट करते। लेकिन बहरहाल ये एक अलग फोर्स है। किस लिए अलग फोर्स है? यह एग्जिस्टिंग कंपेटिटर से रिलेट कर रहा है ये पॉइंट। और ये किससे रिलेट कर रहा है? न्यू एंटर, नए आने वाले। अगर नए कंपेटिटर्स जितनी आसानी से आ सकते हैं, इसका मतलब है हमारे लिए ये फोर्स उतनी ही स्ट्रांग हो जाएगी और हमारी पोजीशन वीक होती जाएगी, वीक होती जाएगी। हमारा कोई कंपेटिटिव एडवांटेज है भी तो बड़ी आसानी से दूसरे लोग कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो
नेक्स्ट फोर्स हमारी क्या कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, जिसमें हम क्या देखते हैं कि कितनी आसानी के साथ नए लोग मार्केट में, नए कंपेटिटर मार्केट में आ सकते हैं। अगर बैरियर्स ऑफ एंट्री है, बैरियर्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, बैरियर्स का मतलब कि आना जाना मुश्किल है मार्केट में, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ हमारी पोजीशन सिक्योर स्ट्रांग है। लेकिन अगर आसानी से आया जा सकता है तो हमारी पोजीशन वीक है। अब जैसे अगर कोई सीए का कोचिंग सेंटर स्टार्ट करना है तो आईकैप से रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। आईकैप की कुछ रिक्वायरमेंट्स है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, टीचर्स के हवाले से। तो ये किसी हद तक आप कह सकते हैं कि बैरियर्स ऑफ एंट्री है। सीए इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना मुश्किल काम है। हर बंदा जिसके पास पैसे हो सकता है वो स्टार्ट ना कर सके, क्योंकि इसके लिए कुछ आईकैप की और भी रिक्वायरमेंट्स है जो पूरी करना में भी डिफिकल्ट हो। तो ये रिक्वायरमेंट्स जो होती है ना, ये सिर्फ हमारे सेक्टर में नहीं है, डिफरेंट सेक्टर, और हो सकता है कुछ सेक्टर में इससे ज्यादा हो। टेलीकॉम सेक्टर में शायद इससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स है, बैंकिंग सेक्टर में इससे भी ज्यादा हो सकता है स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स हो। जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट स्ट्रिक्ट होंगी उतना ही हमारे लिए जो मार्केट में उस वक्त मौजूद काम कर रहे हैं उनके लिए बेहतर है। फिफ्थ, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। अच्छा, एक होता है ये एक चीज ध्यान में रखिएगा, जिस तरह इसमें और इसमें क्या फर्क बताया आपको, ये एग्जिस्टिंग है, ये न्यू। एक है कंपटीशन या कंपेटिटर, एक है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या, देखें मैंने पेट्रोल पंप स्टार्ट करना, उसमें सिर्फ पेट्रोल बेचूंगा, सिर्फ पेट्रोल बेचूंगा। मेरा कंपेटिटर कौन है कंपटीशन में? पीएसओ वाले, अडक वाले, शेल वाले, टोटल वाले, पार्को वाले, हैस्कोल वाले, ये सारे मेरे कंपेटिटर जो पेट्रोल बेच रहे हैं। लेकिन जो सीएनजी बेच रहे, अब देखिए सीएनजी पेट्रोल की नहीं नेमल बदल है उसका, वही मार्केट नहीं है, वही मार्केट नहीं है, दोनों मार्केट्स में डिफरेंट है। बाज़ कुछ कंपनीज दोनों सेगमेंट्स इकट्ठे स्टार्ट करके ऑपरेट कर रही होती है, लेकिन बहरहाल दोनों डिफरेंट। तो ये जो पेट्रोल सेल करने वाली कंपनी के लिए सीएनजी सब्स्टिट्यूट गुड है, या यूं कह ले ये कॉलेज है सीए की कोचिंग प्रोवाइड करता है। अब इस कॉलेज के कंपेटिटर, एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स कौन कौन से हैं? वो दूसरे कॉलेजेस, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये सारे एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स हैं। लेकिन ये है एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स। लेकिन जो बच्चा सीए के लिए आता है, अब इंटरमीडिएट रिजल्ट आया, कुछ बच्चों ने ज्वाइन किया, लेकिन उनके पास दूसरी ऑप्शन भी तो है, वो बीए भी कर सकते हैं। सीए की बजाय वो बीए भी तो कर सकते हैं, बीबीए, ठीक है, ये सारी फील्ड इनके पास है। तो ये जो सीए के साथ अपोजिट बीए, बीबीए वगैरह यूनिवर्सिटीज, ये हमारे सीए के कंपटीशन नहीं है, सीए का कंपेटिटर नहीं है, सब्स्टिट्यूट गुड है। याद रखें, हमने ना सिर्फ ये बिजनेस में रहते हुए ये एनालिसिस करना होता है कि कस्टमर हमारे कंपेटिटर के पास ना जाए, बल्कि ये भी करना होता है, स्ट्रेटजी बनानी होती है कि वो सब्स्टिट्यूट गुड के पास भी ना जाए। अगर हम इस कॉलेज में बैठे हैं और बच्चा उठ के साथ वाले कॉलेज में चला जाता है जो वो भी सीए की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो कौन सा फैक्टर स्ट्रांग था? एग्जिस्टिंग कंपेटिटर। और अगर किसी बच्चे को कोई यूनिवर्सिटी वाले ये रियलाइज करवा देते हैं कि बीए या बीबीए वगैरह में आपके इनपुट भी कम है और आपका आउटपुट भी ज्यादा होगा, और बच्चा उधर शिफ्ट हो जाता है, तो कौन सी पावर? थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो कंपटीशन में और सब्स्टिट्यूट में फर्क है, ये ध्यान में रखिएगा। जब कोई कस्टमर कंपटीशन से निकल के सब्स्टिट्यूट की तरफ चले जाता है तो पूरा सेक्टर ही डाउन हो गया। तो पूरे सेक्टर की ग्रोथ डाउन हो गई। लेकिन अगर कस्टमर है तो सेम सेक्टर में, लेकिन एक कंपनी से उसके कंपेटिटर की तरफ शिफ्ट हुआ, तो सेक्टर में ग्रोथ पे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उस कंपनी के ऊपर फर्क पड़ा, वो है राइवलरी बाय एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स। अब एक दफा जरा इन पांचों को पढ़ ले और मुझे बताइए कि क्या कंसेप्ट क्लियर है कि ये है क्या चीज है? क्लियर? अच्छा,
अब हमें पता चल गया पोर्टर ने जो 5 फोर्सेस बताई हैं, और आप खुद सोचे क्या हर मार्केट में ये सारी फोर्सेस मौजूद नहीं होती? हर मौजूद है। अगली चीज, अब पोर्टर ने नेक्स्ट लेवल पे हमें क्या समझाना बोला कि आपको कैसे पता चलेगा? क्या आपको खुद आके बायर बताएंगे सर हमारी बार्गेनिंग पोजीशन हाई है, और सप्लायर कहेंगे सर हमारी बार्गेनिंग पावर लो है? कि आपको खुद मार्केट रिसर्च करके कुछ फैक्टर्स की बेस पे पता चलेगा? रिसर्च करके फैक्टर्स की, और वही फैक्टर्स वो आपको बताने लगा है। पहले बताइए कौन सा फैक्टर समझना चाहेंगे? बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर या बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। बायर, ठीक है, कि कस्टमर कितनी पोजीशन, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है बायर हमारा। तो आते हैं जी बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर या बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। कहता है अच्छा अब आपने अपना दिमाग लड़ाना है और बताना है, ठीक है। यहां पे नोट्स की तरफ अभी ना देखें, क्योंकि नोट्स में लिखा हुआ है कि किस फैक्टर से, इनसे फैक्टर से बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी कि कम होगी। नहीं, नोट्स को छोड़े, वो घर जाके पढ़ लीजिएगा, अभी दिमाग लगाएं। अगर जिस कंपनी, जो कोई बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, उसमें नंबर ऑफ कस्टमर स्मॉल हैं, क्या है? स्मॉल, तो कस्टमर की बार्गेनिंग पावर हाई होगी। कस्टमर का पता है भाई 3-4 ही क्लाइंट है आपके पास, वो कहेगा मेरी बात मानो वरना मैं निकल रहा, तो बार्गेनिंग पावर इसकी हाई होगी। आगे चलते हैं। दे मेक हाई वॉल्यूम परचेजिंग, वो बड़े बड़े ऑर्डर देते हैं, बड़े बड़े ऑर्डर। अगर कस्टमर बड़े बड़े ऑर्डर देते हैं, बार्गेनिंग पावर क्या है? हाई होगी, हमें उनकी बात मानना पड़ेगी, ठीक है। प्रोडक्ट्स दे आर बाइंग आर अनडिफरेंशिएटेड, यानी जो वो बाय कर रहे हैं वो हम सेल कर रहे हैं ना, हमारी प्रोडक्ट्स हैं अनडिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड और अनडिफरेंशिएटेड पता क्या होता है? यूनिक। देखिए कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं यूनिक दूसरे से, ठीक है। तो अगर यूनिक प्रोडक्ट्स हो तो ये सेलर के लिए अच्छा है, कस्टमर के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि कस्टमर को इस जैसी प्रोडक्ट और कहीं से नहीं मिलेगी। उसने ये प्रोडक्ट चाहिए तो इधर ही आना पड़ेगा, ठीक है। विंडो है तो माइक्रोसॉफ्ट से बाय करनी पड़ेगी और कहीं से नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोक पीते हैं हम तो कोई नहीं, पेप्सी भी तो चल सकती है। तो कोक और पेप्सी अनडिफरेंशिएटेड है, इन दोनों में कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ये आप कहेंगे सर थोड़ा बहुत फर्क है, थोड़ा बहुत चलता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं। जब मार्केट में डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो और उनकी परफॉर्मेंस में उनमें बहुत ज्यादा फर्क ना हो, हम कहते हैं ये है अनडिफरेंशिएटेड। और अगर बहुत ज्यादा फर्क हो हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड। क्लियर? बात समझ आई? ठीक है। हो सकता है, अब मुझे ये बताइए, एक ग्री का एसी है, पेल का एसी है, ओरिएंट का एसी, ठीक है। आपके लिए शायद इनमें कोई बहुत ज्यादा फर्क ना हो, ये अनडिफरेंशिएटेड। या तो ना कि किसी एक एसी में ऐसे फीचर्स हैं जो दूसरे में नहीं है, ऐसे परफॉर्मेंस दूसरे में। हाँ, मार्केटिंग के जरिए से वो हमारे जहनों में रियलाइज करवाने की हर कंपनी कोशिश करती है कि हमारी प्रोडक्ट दूसरे से डिफरेंस है, हमारी प्रोडक्ट दूसरे डिफरेंट है। लेकिन डिफरेंशिएटेड अनडिफरेंशिएटेड फर्क समझ आ गया आपको? चलिए, अच्छा अब मुझे यह बताइए कि अगर प्रोडक्ट अनडिफरेंशिएटेड है तो किसकी पावर ज्यादा है? कस्टमर की पावर ज्यादा है। और डिफरेंशिएटेड हो, कस्टमर की पावर कम है, कस्टमर की पावर कम है। तो प्रोडक्ट्स दैट दे आर बाइंग आर अनडिफरेंशिएटेड। अगर अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, कस्टमर की पावर हाई के लो, हाई, शाबाश। Alternate sources of supply are available. Alternate sources of supply are, यानी बहुत सी दूसरी ऑप्शंस भी हैं। तो कस्टमर कहेगा भाई मेरी बात मानो वरना मैं जा रहा हूं दूसरे के पास, पावर हाई, शाबाश। कास्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट, इसको कंक्लूड कर दो। सब्स्टिट्यूशन और स्विचिंग कॉस्ट। देखिए, एक होता है स्विच करने की कॉस्ट, ठीक है, क्या आप कितनी आसानी के साथ स्विच कर सकते हैं। कोई एक प्रोडक्ट अगर आपको पसंद नहीं आई, आपने ऐसी बाय कर लिया, आपको उसकी परफॉर्मेंस पसंद नहीं है, स्विच कर सकते हैं? आसानी से स्विच नहीं कर सकते हैं, इसको बेचना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। लेकिन फर्ज कीजिए कि घर में कोई इस्तेमाल होने वाली चीज, जैसे फॉर एग्जांपल वॉशिंग पाउडर घर लेके आए, उसकी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई,
वो आप आसानी से स्विच कर सकते हैं। तो बायर कितनी आसानी से शिफ्ट कर सकता है, अगर वो आसानी से बायर शिफ्ट कर सकता है तो बार्गेनिंग पावर कस्टमर की सप्लाई जो कस्टमर है अगर आसानी से स्विच कर सकता है उसकी बार्गेनिंग पावर हाई है। वो हर दूसरे दिन हमें धमकी लगा रहा होगा, सर मैं जा रहा हूं वरना डिस्काउंट दीजिए, वरना डिस्काउंट दीजिए। तो ये फैक्टर्स हैं जो कि हमें कस्टमर की बार्गेनिंग पावर के बारे में बताते हैं। क्लियर हुआ? इन फैक्टर्स को सामने रख के आप डिसाइड कर लेंगे कि किसी भी एरिया में, किसी भी सेक्टर में, बिजनेस में कस्टमर की बार्गेनिंग पावर हाई है या के लो है। क्लियर? तो आगे चलें। आपका कोई क्वेश्चन था? थर्ड और फोर्थ ऐसे, अच्छा ये सुन ले एक चीज, वैसे मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है कि उसके फीचर्स दूसरों से यूनिक डिफरेंट है कि नहीं, प्रोडक्ट के बारे में। और अल्टरनेट सोर्स ऑफ सप्लाई का मतलब है कि वो इस जरूरत को किसी दूसरे सप्लाई से रिसीव कर सकते हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन वैलिड है। आपको आगे चल के देखें, फैक्टर्स जो है, एक फैक्टर लाजमी तो नहीं एक ही फोर्स को अफेक्ट कर रहा हो, एक फैक्टर में भी डिफरेंट फोर्सेस को अफेक्ट कर रहा हो। ठीक, अब एसी चल रहा है, आपको भी अफेक्ट कर रहा है, टीचर, स्टूडेंट और टीचर दोनों को अफेक्ट कर रहा है। अगर हम लिस्ट बनाएं कि क्लास में वो कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टूडेंट्स को अफेक्ट कर रहे हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जो टीचर को अफेक्ट कर रहे हैं, उसमें एसी कॉमन आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल कॉमन आएगा। उसी तरह मार्केट के अंदर में भी कुछ फोर्सेस हों, और हैं भी जो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स को भी इफेक्ट कर रही हो और शायद बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स को भी। कॉमन फोर्सेस आएंगी, कॉमन फैक्टर्स आएंगे। आपने ये नहीं सोचना कि कॉमन फैक्टर गलत है। क्लियर? आगे चलते हैं। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर के बाद बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। सप्लायर कौन है? जो हमें सामान सप्लाई करते हैं, रॉ मटेरियल। सप्लायर्स हैव हाई पावर। अगर चले ऊपर ले, ये भी मिटा दें, बट ठीक। अब बताइए, अगर नंबर ऑफ सप्लायर स्मॉल हैं, हम जो चीज डिमांड करते हैं, खरीदनी होती है, वो सिर्फ 2-3 सप्लायर उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। बार्गेनिंग पावर क्या है इनकी? और अगर सप्लायर बहुत ज्यादा हो तो इसको पढ़ते हुए तकरीबन आपको जहन में आएगा ये इसका ऑपोजिट ही बात कर रहा है। इसके बाद स्मॉल नंबर ऑफ सप्लायर्स, बार्गेनिंग पावर हाई, गुड सब्स्टिट्यूट्स आर नॉट अवेलेबल। अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, उनकी बात माननी पड़ेगी, उन्हीं से खरीदना पड़ेगा, उन्हीं की बात माननी पड़ेगी। गुड सब्स्टिट्यूट हाई, बार्गेनिंग पावर सप्लायर आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द बायर फॉर ए लॉट ऑफ देयर सेल्स। यानी सप्लायर किसी एक बंदे पे डिपेंडेंट नहीं है, कहते हैं भाई खरीदना है, खरीदना नहीं तो, यानी दूसरे लफ्जों में कह रहा है कि हम लोग छोटा छोटा ऑर्डर देते हैं उसको, स्मॉल, हम छोटा छोटा ऑर्डर देते हैं। तो अगर हम छोटा छोटा ऑर्डर देते हैं तो सप्लायर की बार्गेनिंग पावर हाई होगी। ठीक है, आप खुद देखते हैं, कभी कभी छोटा ऑर्डर लेके, तो जो बड़ा ऑर्डर लेने वाला कस्टमर होता है वो उनको वीआईपी प्रोटोकॉल देता है, आपको कहता है भाई ठहर जाए थोड़ी देर में, अभी आपको सर्व करते हैं। तो सप्लायर की बार्गेनिंग पावर हाई जब वो लॉट ऑफ सेल्स, हम उनको लॉट बड़ा ऑर्डर नहीं दे रहे। सप्लायर्स हैव डिफरेंशिएटेड देयर प्रोडक्ट्स। अब देखिए, सप्लायर्स की प्रोडक्ट अनडिफरेंशिएटेड होती है ना दूसरों से, हम कहते हैं भाई प्रोडक्ट देनी है दो वरना मैं आगे जा रहा हूं। ये कंसेप्ट डिफरेंशिएशन वाला और नंबर ऑफ सप्लायर्स या नंबर ऑफ, ये मिलता जुलता है कंसेप्ट। सप्लायर ने डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स लॉन्च की, सप्लायर की बार्गेनिंग पावर हाई है, उसे पता है मेरी प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, यूनिक है, ऐसी प्रोडक्ट मार्केट में और किसी के पास नहीं। बार्गेनिंग पावर हाई तो अपनी मर्जी चलाएगा, अपनी प्राइस कोट करेगा, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे हमें माल सप्लाई करेगा। इट इज कॉस्टली टू स्विच सप्लायर। सप्लायर को स्विच करना कॉस्टली है। ठीक है, ये जो छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ये ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जिस पार्टी के साथ एलएमएस के लिए एग्रीमेंट किया, उनको 2-3 महीने तो रिक्वायरमेंट समझाने में लग गए कि चाह क्या रहे हैं, और फिर उसके बाद सारा कंट्रोल जो है, लॉगिन वगैरह, कंट्रोल वगैरह उनके पास। अब अगर स्विच करना चाहे ऐसी सिचुएशन में
क्या कॉलेज के लिए स्विच करना आसान होगा? आसान नहीं होगा। उनको पता है इनका सारा सिस्टम हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अगर पहले से ऑलरेडी रिटर्न एग्रीमेंट ना करवाए तो वो अपनी टर्म्स को फ्रीक्वेंटली चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा है। स्विच करना कॉलेज के लिए मुश्किल है। क्लियर? तो जिस बिजनेस का भी आप स्टार्ट करने जा रहे हो उसका एनालिसिस कर लेंगे। बार्गेनिंग पावर कस्टमर की भी, बार्गेनिंग पावर सप्लायर की भी। आगे चलते हैं। राइवलरी बिटवीन कंपेटिटर्स। कंपेटिटर्स के दरमियान राइवलरी कैसी है? स्लो इंडस्ट्री। अगर इंडस्ट्री की ग्रोथ देखें, अगर मैं पेट भर के खा रहा हूं ना तो मुझे इससे कोई टेंशन नहीं, ये भी खाए ये भी खाए। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि भाई रिसोर्सेज ही कम है, ग्रोथ ज्यादा नहीं है हमारी इंडस्ट्री में, तो हमारा आपस के ताल्लुकात क्या होंगे? खराब होंगे। हाँ, तो अगर इंडस्ट्री ग्रोथ स्लो है, इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही, कस्टमर नहीं बढ़ रहे, चंद एक कस्टमर फिक्स कस्टमर है, तो कंपेटिटर्स का एक दूसरे का जो ताल्लुक है खराब हो जाएगा, एडवर्स हो जाएगा। यही समझा। राइवलरी बिटवीन कंपेटिटर्स, ये राइवलरी स्ट्रॉन्ग होगी, हाई राइवलरी होगी जब इंडस्ट्री ग्रोथ स्लो है। जब हाई फिक्स कॉस्ट होगी, क्योंकि हर बंदे को पता है कि मुझे अपनी फिक्स कॉस्ट को कवर करना है, फिक्स कॉस्ट को कवर करना है तो ज्यादा से ज्यादा, भाई बड़ी बिल्डिंग है, रेंट देना है, तो इसलिए क्या करें? ज्यादा से ज्यादा कस्टमर खींचे। फिर चाहे इसके लिए कंपेटिटर की निस्बत प्राइस कम क्यों ना करनी पड़े, तो प्राइस कम करेंगे, कंपेटिटर खुश होगा क्या? नहीं होगा। ये नेगेटिव राइवलरी, हाई फिक्स कॉस्ट। तो इसका मतलब यह हुआ अगर हम बिजनेस स्टार्ट करें तो हमें कोशिश करनी चाहिए स्टार्टअप फेज पे, कोशिश करनी चाहिए फिक्स कॉस्ट की तरफ ना जाए। हाई वेरिएबल कॉस्ट हाई फिक्स कॉस्ट से बेहतर है स्टार्टअप बिजनेस के लिए। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट आपको उस वक्त बढ़ेगी जब आपका रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू नहीं तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं। स्टार्ट में फिक्स कॉस्ट, बहुत से बिजनेस स्टार्टअप फेज में जो बैंकरप्ट होते हैं ना, उनकी एक रीजन ये भी होती है कि स्टार्ट में ही हाई फिक्स कॉस्ट कमिट कर लेते हैं और फ्यूचर बड़ा ब्राइट देख के असेस करके, और जब उस तरीके से सेल्स नहीं बढ़ती, ग्रो नहीं करती, एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती, तो हाई फिक्स कॉस्ट मीट नहीं हो पाती। तो स्टार्टअप फेज में वेरिएबल कॉस्ट ऑप्शंस रखना ज्यादा बेहतर है। अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स एक जैसी हैं। अगर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हो ना तो हर कंपेटिटर अपनी प्रोडक्ट के यूनिक फीचर्स को एडवर्टाइज करता है, लेकिन जब सारी प्रोडक्ट्स एक जैसी हैं तो फिर कंपटीशन ज्यादा होगा, क्योंकि कस्टमर किसी भी तरह मूव कर सकता है। लार्ज नंबर ऑफ कंपेटिटर्स की तादाद बहुत है, इंडस्ट्री छोटी सी है, कंपेटिटर्स की तादाद ज्यादा है, इंडस्ट्री छोटी सी, कंपेटिटर्स की तादाद ज्यादा, ताल्लुकात खराब होंगे। नो कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर ऐसा नहीं जैसे एप्पल का कस्टमर है कि प्राइस जितनी मर्जी रखें कहीं नहीं जाएगा, बल्कि कस्टमर ऐसा है 500 रुपया ऊपर रखे प्राइस, कस्टमर मूव कर जाता है। तो बताइए इसमें तो वार छिड़ेगी ना, प्राइस वार छिड़ेगी कंपेटिटर्स में, प्राइस वार। तो इससे राइवलरी बिटवीन कंपेटिटर्स हाई होगी। हाई एग्रीड बैरियर्स, छोड़ के नहीं जा सकते, मुश्किल है, कमिटमेंट किए हुए हैं, एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, उन एग्रीमेंट्स को मीट करना है। जैसे कॉलेज, फॉर एग्जांपल कॉलेज ने अगर डिफरेंट टीचर्स को एंगेज किया है तो उनके साथ ये एग्रीमेंट नहीं आपने 2 महीने पढ़ाना है, आपने 4 महीने पढ़ाना है, साल पढ़ाना है। कॉलेज क्या अब उन लोगों के साथ जो एग्रीमेंट कर बैठा है उनको सामने रख के अभी एग्जिट कर सकता है। ये होता है बैरियर्स टू एग्जिट, कि आपकी एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स और एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको मार्केट से निकलना चाहे भी तो नहीं निकलने दे। एक है एंट्री बैरियर्स, एक है एग्जिट बैरियर्स। एंट्री हाई फिक्स कॉस्ट होना एंट्री बैरियर है, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट होना कि आप स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज, एग्रीमेंट्स, कमिटमेंट्स जो आपने की होती है, ये एग्जिट बैरियर होते हैं जो आपको मार्केट से निकलने भी नहीं देते आसानी से, ठीक है। आपने किसी के साथ उधार, भाई उसने वादा किया सर मुझे 10 लाख की सेल कर दे, 3 महीने बाद आपको पेमेंट कर दूंगा, अगले महीने आप मार्केट छोड़ना चाहते हैं, छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एक दफा बिजनेस छोड़ दिया, उस बंदे को पता चल गया वो पैसे नहीं, वो फिर वादे करेगा आपसे और तोड़ के पैसे देगा। ये होता है ना, जब बिजनेस को लोग छोड़ के जाते हैं कुछ ना कुछ रिसीवेबल होता है, फिर बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये एग्जिट बैरियर है। स्मॉल चेंजेस इन मार्केट शेयर हैव ए बिग पे ऑफ। मार्केट में छोटी छोटी अगर चेंजेस हो उनकी वजह से बड़ा इंपैक्ट आता है,
ठीक है, छोटी चेंजेस की वजह से, कोई छोटी प्राइस चेंज, एडवर्टीजमेंट चेंज कर ली, फीचर थोड़ा सा चेंज कर लिया, जिसकी वजह से कस्टमर उस दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो गए। ये सारे फैक्टर्स, इनकी मौजूदगी में आपका राइवलरी कंपेटिटर्स की एक दूसरे के साथ हाई होगी। एग्जिट देखें, जब छोड़ के जाना मुश्किल है, मार्केट को छोड़ के जाना मुश्किल है, उसी मार्केट में आपको ऑपरेट करना है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, आपने लोगों के साथ शायद एग्रीमेंट कर लिए हैं, आपने लोगों से कुछ पैसे वसूल करने हैं जो कुछ अरसे के बाद मिलेंगे, और जब तक पैसे नहीं मिलते आप मजबूर हैं मार्केट में रहने पे। तो इस सूरत हाल में सरवाइव करने के लिए आप एट एनी कॉस्ट बिजनेस को लाने की कोशिश करेंगे, वो चाहे प्लस स्ट्रेटजी हो चाहे माइनस स्ट्रेटजी हो। ठीक है, तो आप जब तक आपको एक सेफ एग्जिट नहीं मिलता, उस वक्त तक मार्केट में सरवाइव करने के लिए आप हर तरह की स्ट्रेटजी अपनाएंगे। 3 प्लेयर्स हो गए, कौन कौन से? बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, राइवलरी बिटवीन कंपेटिटर्स। 4th, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। नए आने वाले कंपनीज के लिए मार्केट में घुसना कितना आसान है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है जब प्रोडक्शन का लेवल जितना हाई करते जाए ना, प्रोडक्शन उतनी सस्ती पड़ती है। अगर आपको पहला यूनिट 1 रुपए में पड़ेगा ना, तो हो सकता है 10वां यूनिट 90 पैसे में पड़े। ये इकोनॉमिक्स में पूरा रूल है जो शायद सिखाते हैं, क्योंकि फिक्स कास्ट आपकी उतनी रहती है। प्रोडक्शन बढ़ते रहने से फिक्स कास्ट क्योंकि उतनी रहती है, तो एवरेज कास्ट आपकी रिड्यूस होती रहती है। अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल है आपके पास, एग्जिस्टिंग कंपनी के पास, नहीं आने वाली कंपनी के लिए कंपीट करना मुश्किल होगा, मुश्किल होगा। लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है आने के लिए, बड़े कैपिटल की आप साथ में करियाने का बिजनेस तो बड़ी आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। नई एयरलाइन स्टार्ट करना आपके लिए मुश्किल है। क्यों? न्यू एयरलाइन स्टार्ट करने के लिए हैवी कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए। ये एक थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स को खत्म करता है, कम करता है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हो, एक प्रोडक्ट दूसरे से डिफरेंट है, तो बताइए आसानी से एंटर नहीं ना हो सकेगा, क्योंकि जो भी पार्टी कंपनी मार्केट में एंटर होना चाहेगी उसे अपनी प्रोडक्ट डिफरेंट रख के बनानी पड़ेगी। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट में हो ना, उनको कॉपी करना आसान है। ब्रांड वगैरह, अगर ब्रांड रिकॉग्निशन है तो न्यू कंपनी के लिए आना आसान है मार्केट में, क्योंकि कस्टमर मूव नहीं होगा, कस्टमर लॉयल है एग्जिस्टिंग ब्रांड्स के साथ। हाई स्विचिंग कॉस्ट, कस्टमर के लिए स्विच कॉस्ट करना हाई है। जब स्विचिंग कॉस्ट हाई हो, कस्टमर स्विच करेगा? नहीं करेगा। तो नई कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है माइनस, माइनस। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट हाई। लिमिटेड एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ जो बड़ी कंपनीज होती है ना, वो चैनल जो नेटवर्क होते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टर, हमने कहते हैं भाई अगर आपको हमारा ऑर्डर चाहिए ना, नई कंपनी के साथ एग्रीमेंट नहीं करना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के ऊपर कंट्रोल रख लेते हैं, अपनी मर्जी से चलाते हैं, ताकि नई आने वाली कंपनीज ग्रो ना कर सके। ये भी एक थ्रेट है न्यू एंट्रेंट्स के लिए। कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी या रेगुलेशंस हो सकती हैं, जैसे कुछ सेक्टर में, जैसे बैंकिंग सेक्टर में गवर्नमेंट के लाइसेंस के बगैर आप स्टार्ट नहीं कर सकते काम, या पावर सप्लाई में गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस लगाई हैं, हर किसी को इजाजत नहीं है कि वो स्टार्ट कर सके बिजनेस। अदर एडवांटेजेस दैट आर हार्ड टू डुप्लीकेट, जैसे पेटेंट्स वगैरह वगैरह वगैरह। एग्री करते हैं कि इन फैक्टर्स की मौजूदगी में नई कंपनी के लिए काम करना बिजनेस को मुश्किल है। समझ आ रहा है? चले, सारे फैक्टर्स ना भी समझ आए, आधे फैक्टर भी समझ आ गए तो आपको स्टोरी समझ आ गई। दूसरी तीसरी तरफ पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह कंसेप्ट वो भी क्लियर हो जाएंगे बाकी भी। लेकिन फिलहाल पहली रीडिंग में मोर देन 50% अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। लास्ट कंसेप्ट का थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स आर इनडायरेक्ट कंपेटिटर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, अगर आपकी प्रोडक्ट के क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, थ्रेट हाई। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट कम है, क्योंकि कस्टमर सब्स्टिट्यूट की तरफ से आ जाएगा ना। परफॉर्मेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट अच्छी है, कॉस्ट ऑफ स्विचिंग टू सब्स्टिट्यूट लो। भाई क्लियर? 5 फोर्सेस है। अच्छा, अभी हमने जो कुछ पढ़ा है ना,
उसका जरा कुछ एग्जाम्पल से हम लिंक करते हैं। राइवलरी में देखिए, अगर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होंगी ना तो राइवलरी कम होगी, अगर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होगी। अगर हम सीए करवा रहे हैं, साथ वाले कैंपस वाले कॉलेज वाले एसीसीए करवा रहे हैं, हम रोज उनसे मिलने जाएंगे, उनको मुबारकबाद देंगे, उनकी पोजीशंस आएंगी, क्योंकि प्रोडक्ट्स डिफरेंशिएटेड है। उनकी प्रोडक्ट कुछ और है, हमारी प्रोडक्ट कुछ और है, उनके कस्टमर कुछ और, हमारे कस्टमर कुछ और। लेकिन अगर वो भी सीए करवा रहे हैं तो हाँ, फिर तो उनकी पोजीशन आएगी तो हम अपने स्टूडेंट को कहेंगे भाई उधर देखना भी नहीं है। अरे राइवलरी, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होने से राइवलरी कम होती है। अनडिफरेंशिएटेड मतलब सेम प्रोडक्ट्स होने से राइवलरी ज्यादा होती है। कस्टमर उधर जाएगा, हम अपने एम्प्लॉय को कहेंगे जब उसको घेर के इधर लाओ, इधर भी ये चीज बिकती है। राइवलरी हाई, क्लियर? अच्छा, कोई एग्जाम्पल, अब हम 2-3 एग्जाम्पल, ताकि मेन कंसेप्ट हमारा जो है वो बिल्ड हो जाए। मैकडोनल्ड की एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं इन फैक्टर्स को सामने रखते हुए कि उसमें मार्केट फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है कि कौन सी मार्केट फोर्स स्ट्रॉन्ग है और कौन सी मार्केट फोर्स वीक है। अच्छा, इसके बाद स्ट्रेटजी बाद में सिखाएगा पोर्टर, वो कल परसों के लेक्चर में सिखाएगा कि स्ट्रॉन्ग के केस में क्या करना है, वीक के केस में क्या करना है, या आगे प्रोडक्ट लेवल पे कैसे जाना है। अभी सिर्फ एनालिसिस करना है कि कौन सी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, कौन सी फोर्सेस वीक है। आपके पास 2 ऑप्शन, वैसे तो नॉर्मली 3 ऑप्शन दी जाती है। एक के मार्केट फोर्स स्ट्रॉन्ग है, वीक है या मॉडरेट है। लेकिन अगर मैं आपको मॉडरेट की ऑप्शन दूंगा ना तो आप हर सिचुएशन में मॉडरेट का डिसीजन नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं आप क्रिटिकली सोचें। तो सिर्फ 2 ऑप्शंस, हाई या लो, थोड़ा सा सोचना मुश्किल होगा, लेकिन इससे आपको कंसेप्ट क्लियर होने में हेल्प मिलेगी। या क्लियरली यस या क्लियरली नो। लाजमी नहीं कि आप सारे फैक्टर्स को लिंक करवाएं। मैं आपसे अगर पूछूं कि बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर क्या है, आप मुझे बताएं स्ट्रॉन्ग या वीक, कोई एक बताएं, और फिर उसकी एक भी वैलिड रीजन दे दी ना आपने, एक भी वैलिड पॉइंट दे दिया, आप पास है उसमें। क्लियर? मैकडोनल्ड के एग्जांपल पहले बताइए, मैकडोनल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैकडोनल्ड के जो कस्टमर हैं उसकी बार्गेनिंग पावर हाई है या लो है? बार्गेनिंग पावर लो कैसे? लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर है, शाबाश। आप अगर नहीं भी उधर जाते वो कोई टेंशन नहीं, वो कहेगा भाई दूसरे लाइनें लगा के लोग खरीदते हैं, शाबाश। चलें, और इसके अलावा भी कोई क्या लिंक कर सकते हैं? अभी एडिशनल पॉइंट पूछ रहा हूं, कोई और पॉइंट में? हाँ, आपका आप जब ऑर्डर देते हैं 1-1, 2-2 बर्गर, एक से ये तो नहीं कि 15 बर्गर दे दो, 150 बर्गर दे दो, छोटा छोटा ऑर्डर होता है ना, तो कस्टमर की बार्गेनिंग पावर लो है। क्लियर? ये तो मैकडोनल्ड के लिए गुड थिंग हो गई। आगे चलते हैं, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। मैकडोनल्ड के जो सप्लायर्स हैं इनकी बार्गेनिंग पावर क्या आपके ख्याल में? ये भी लो, ये तो बड़ी अच्छी पोजीशन में लग रहा है मुझे। लो कैसे? जस्टिफाई करवाएं। लार्ज नंबर सप्लायर, खरीदना क्या उन्होंने? चिकन खरीदना है, पोटैटो, आलू खरीदना है और चिकन खरीदना है, और मार्केट में हजारों लोग हैं जो ये चीजें बेच रहे होंगे, तो लार्ज नंबर, उनके पास नंबर ऑफ सप्लायर लार्ज है। और क्या पॉइंट है आपके? वो बल्क में परचेजेस करते हैं, शाबाश। उनसे जिनसे भी एग्रीमेंट करेंगे बल्क का, छोटा छोटा ऑर्डर नहीं देंगे, बल्क में करेंगे, तो जाहिर है जो उनका सप्लायर है वो कोशिश करेगा भाई इतनी बड़ी पार्टी है हाथ से ना जाए, शाबाश। बार्गेनिंग पावर सप्लायर बी वीक। राइवलरी बिटवीन कंपेटिटर्स हाई है। हाई कैसे है? बहुत से सब्स्टिट्यूट है, KFC है, बर्गर किंग है, और कौन कौन सा, हार्डीज है, और इवन छोटे मोटे रेस्टोरेंट भी हैं। ये जो आप निकल जाएं बाहर, ये हाँ जी बर्गर किंग, वो सारे, चले ठीक है, वो जी सारे सब्स्टिट्यूट में आ जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। चले फिर सब्स्टिट्यूट में पॉइंट याद करवाइएगा कि जो ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट है ना वो हमारे सब्स्टिट्यूट में आएंगे। हाँ, जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट है वो तो कंपटीशन में आएंगे, ठीक है। तो राइवलरी बिटवीन कंपेटिटर्स भी हाई, क्योंकि बहरहाल हाई है, ऑप्शंस हैं लोगों के पास। इसके अलावा अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, हाँ जी बिल्कुल, ये अनडिफरेंशिएट, क्योंकि इनका अपना एक ब्रांड है,
जो कि ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट के केस में बहुत कम होता है। आप देखिए फास्ट फूड में जितने भी ज्यादातर बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं उन्होंने अपना ब्रांड, बड़े बड़े जो सप्लायर्स हैं, कंपनीज हैं, ब्रांड क्रिएट किया हुआ है। ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स में आप देखें वहां पे शायद ही आपको कोई इतना बड़ा ब्रांड नजर आए या किसी ने अपना ब्रांड क्रिएट किया हो। तो ये एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होना या कम से कम कस्टमर की नजरों में उन्होंने परसेप्शन में डेवलप किया हुआ है कि हमारी प्रोडक्ट, हमारा बर्गर डिफरेंट है दूसरों से। इससे भी राइवलरी बिटवीन कंपेटिटर्स हाई है। शाबाश। अच्छा हाँ, हाई फिक्स कॉस्ट हाई नहीं है, वो रेलिवेंट नहीं, क्योंकि किराए पे वो उनका लाजमी तो नहीं है कि वो उनका अपना ओन करें रेस्टोरेंट को फिर ही चलाएं। वो मेरा ख्याल है कि ज्यादातर रेस्टोरेंट वो रेंट पे चलते हैं, रेंट पे लेते हैं। तो फिक्स कॉस्ट हाई नहीं, वेरिएबल कॉस्ट पे काम करते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है एक भी वैलिड पॉइंट आपने केस स्टडी में लिख दिया वो वैलिड है, लेकिन आपने तो 2 बता दिया। ठीक थी। कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी नहीं है क्या? मैकडोनल्ड की कितने स्टोर्स का ख्याल है मैकडोनल्ड के कस्टमर्स में लॉयल्टी नहीं है? कितनों का ख्याल है? अच्छा अच्छा अच्छा, KFC के कस्टमर में ज्यादा लॉयल्टी है, KFC का ब्रांड, इसका मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग। चलिए ठीक है, फिर ये पॉइंट नहीं लिखते। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, क्या न्यू एंट्रेंट्स आ सकते हैं? पाकिस्तान में कोई इस तरह की रेगुलेशन से आप वाकिफ हैं कि जो न्यू फूड, फास्ट फूड को मना करती हो? नहीं है, गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं है। इसके अलावा हाँ, इकोनॉमीज ऑफ स्केल पॉइंट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, क्या नया एंट्रेंट आसानी से मार्केट में एंटर हो सकता है इस फास्ट फूड की? नहीं हो सकता, क्योंकि इतना बड़ा, इतने बड़े प्लेसेस का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इतना स्ट्रांग है। ठीक है, एक शहर में कई कई रेस्टोरेंट होते हैं उनके। इतने बड़े लेवल पे बिजनेस करने के लिए, इनको टक्कर देने के लिए अरबों अरबों की जरूरत होगी। तो इनके जो मीट करना, इनके लेवल को मीट करना न्यू एंट्रेंट के लिए मुश्किल है। वो शायद किसी एक सर्टन एरिया या एक सिटी में तो उनको कम्पीट कर सकते हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इवन इंटरनेशनल लेवल पे इनको कम्पीट करना तकरीबन नामुमकिन है। तो न्यू एंट्रेंट्स का थ्रेट इनको इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है, नेशनल लेवल पे भी इवन नहीं है। ठीक है, हाँ लोकल या रीजनल लेवल पे हो सकता है, कोई नया रेस्टोरेंट आ जाए, उससे जाहिर है उनकी सेल करीबी खुल जाए, इनकी सेल्स इफेक्ट होगी। स्विचिंग कास्ट हाई, अच्छा ये स्विचिंग कास्ट कस्टमर के लिए नहीं, जो न्यू एंट्रेंट्स हैं उसके लिए। ठीक है, लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये हमने बात कर ली, गवर्नमेंट पॉलिसी की बात। तो चलिए अब आपका कंक्लूजन क्या है कि क्या थ्रेट्स ऑफ एंट्रेंट मैकडोनल्ड के लिए हाई है कि लो है? लो है, इन्हें यानी कोई बड़ा खतरा नहीं है न्यू मार्केट में न्यू एंट्री से। चलिए, और लास्ट थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट या इनडायरेक्ट कंपेटिटर्स, ये हाई है। शाबाश, क्योंकि बहुत से सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। भाई भूख लगी है, ठीक है, अगर देखा मैकडोनल्ड में रश लगा हुआ है, साथ दूसरे रेस्टोरेंट में मिल रहा है। बल्कि तो आप देखें वो मैकडोनल्ड टाइप और फ्राइड चिकन अब तो आम गलियों में बन रहा होता है। तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। नान चने, नान चने भी है, बिल्कुल ठीक है। नान टिक्की, ठीक है जी, नान टिक्की भाई क्लियर हो गया। अब पिज्जा हट के थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट में कतलम्मे की मिसाल ना दे दीजिएगा, उसका सब्स्टिट्यूट गुड है। चलिए ठीक है, ठीक। अच्छा चलिए, ये तो एक एग्जांपल। अब आप कोई एग्जांपल आपकी तरफ से आ जाए। ऑटो सेक्टर, ऑटो सेक्टर फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी की एग्जांपल लेते हैं, होंडा की। ठीक है, शाबाश। अब मुझे बताइए, आपके ख्याल में बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर है क्या? लो। क्यों लो? क्योंकि उनके लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर है। ठीक है, और कस्टमर हाई वॉल्यूम परचेज नहीं करते। गाड़ी की कीमत ज्यादा है, जरूर लाखों में है, लेकिन गाड़ी तो एक एक ही खरीदेंगे। ठीक है, चलिए इसमें बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर ने क्या डिसाइड कर लिया? लो है। यहाँ ये होंडा की फेवर में जाता है पॉइंट के अगेंस्ट? फेवर में जाता है। अगला बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, सब लार्ज नंबर ऑफ सब। अच्छा, यहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये अपना रॉ मटेरियल चालू है जी। ये अपना रॉ मटेरियल जो होता है ना, उसे इंपोर्ट करते हैं, उसको शायद नाम देते हैं CKD यूनिट, कंप्लीटली नॉक डाउन यूनिट। वो बाहर से जापान से मंगवा के ना, मतलब पूरा अलग अलग पार्ट्स यहाँ पे असेंबलिंग होती है।
मैन्युफैक्चरिंग मेरा हाल है यहाँ पे नहीं होती, और जो मंगवाते हैं वो जापान से, जो इनकी जो मेन कंपनी है होंडा, वहां से सामान मंगवाते हैं, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं भी गलत हूं। तो सप्लायर्स इनका एक ही है या लिमिटेड सप्लायर्स है, छोटी मोटी चीजों के लोकल सप्लायर होंगे, लेकिन जो उनका मेजर मटेरियल यूज होता है, मेजर प्रोडक्ट यूज होती है, संबल होती है, उसका एक ही सप्लायर। तो यहाँ पे बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर हाई है। और बाजू का तीसरा, क्योंकि उन कंपनीज का जो सप्लायर है इनका मेजर, उनके शेयर होल्डर्स भी हैं, तो बाजू का तो कुछ ना प्रॉफिट ट्रांसफर प्राइसिंग के जरिए से भी ट्रांसफर होने का खतरा होता है। ये आप आगे चल के पढ़ेंगे कि ट्रांसफर प्राइसिंग के जरिए से कैसे। बहरहाल उसका सीधा तरीका ये होता है कि सामान जो है वो महंगे दामों बेच दिया, तो ऐसे लगा जैसे इस कंपनी की परचेज प्राइस हाई है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे होता है, मैं ये समझा रहा हूं कि ऐसे इस तरह की कंपनी के केसेस में हो सकता है। तो वो वही जो डिविडेंड बाद में पे करना था और प्रॉफिट पे भी टैक्स देना था, डिविडेंड पे भी टैक्स देना था, वो ट्रांसफर प्राइसिंग के जरिए से हाई प्राइस की मद में प्रॉफिट ट्रांसफर हो सकता है। बहरहाल तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर मेरी असेसमेंट के मुताबिक स्मॉल नंबर ऑफ सप्लायर्स हैं, ये बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर हाई है। और सप्लायर्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द, हाँ अब वो जाहिर है जो उनके सप्लायर्स हैं वो सिर्फ इन पे डिपेंडेंट नहीं है, दूसरी कंपनीज भी हैं जिनको सामान, लोकल सप्लायर्स की बात कर रहा हूं, जिनको बेच सकते हैं। इवन जो जापान वाला सप्लायर है वो भी पाकिस्तान के अलावा दूसरी कंट्रीज को भी तो सामान बेचता होगा। तो पाकिस्तान की कंपनी जापान वाला सप्लायर पे डिपेंडेंट है, जापान वाला सप्लायर पाकिस्तान की कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इससे भी बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स हाई होती है। हाँ, कॉस्टली टू स्विच सप्लाई, अगर खुद बनाना भी शुरू करें वही चीज जो जापान से आ रही है, तो शायद जापान से भी ज्यादा कॉस्ट लगे, क्योंकि स्टार्टअप फेज में प्रॉब्लम होती है। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स होंडा के केस में हमने क्या एग्री किया कि स्ट्रांग है, हाई है। नेक्स्ट, राइवलरी बिटवीन कंपेटिटर्स, कंपटीशन कम है, राइवलरी सुजुकी में और होंडा में कोई राइवलरी नहीं है, राइवलरी ज्यादा है। ये तो है। अच्छा मुझे बताओ, कोक में और पेप्सी में राइवलरी है कि नहीं है? है इसमें, तो उसी तरह इनमें भी राइवलरी है। ठीक, क्यों राइवलरी ज्यादा है? स्लो इंडस्ट्री ग्रोथ। क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान की जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसकी ग्रोथ ज्यादा है? नहीं, ग्रोथ रेट कम है, बल्कि अब तो वो प्रोडक्शन भी अपनी कई दिन रोक के रखते हैं। फिक्स कॉस्ट हाई है, बिल्कुल हाई। मैन्युफैक्चर करना जाहिर है, उसके लिए इक्विपमेंट इंस्टॉल करना। अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स नहीं, मेरा ख्याल है यहाँ वैलिड नहीं होगा, क्योंकि बहरहाल डिफरेंशिएशन है लोगों के लिए। करोला और सिविक एक नहीं है, उनमें डिफरेंशिएशन करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ कंपेटिटर्स भी, लार्ज नंबर ऑफ कंपेटिटर्स 4-5 ही हैं ऑटोमोबाइल कंपनीज के, ज्यादा है। नो, तो केस स्टडी में इसको मैं थोड़ा रिलेक्टेड, मैं देखूंगा अगर मुझे मजीद कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिला ना, उसकी बेस उसको ऐड कर दूंगा, वरना अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट मजीद कोई नहीं मिलता फिर इसको ऐड किया जा सकता है। नो कस्टमर लॉयल्टी नहीं, ये कस्टमर लॉयल होता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से राइवलरी बिटवीन, अच्छा ये कस्टमर लॉयल्टी की वजह से राइवलरी कम होगी, क्योंकि राइवलरी कम का मतलब ज्यादा लड़ना झगड़ना नहीं पड़ेगा इनके साथ। जो कस्टमर लॉयल है वो खुद आएगा, उस कस्टमर के लिए झगड़ना नहीं पड़ेगा। स्मॉल चेंजेस इन मार्केट शेयर हैव ए बिग पे ऑफ। अगर कोई एक नया वेरिएंट, नया मॉडल गाड़ी का लॉन्च कर दिया जाए तो मार्केट इफेक्ट होती है ना, सिग्निफिकेंट चेंज आता है, बिल्कुल। तो इन सारे फैक्टर का एनालिसिस करके बताइए, कुछ फैक्टर्स इंक्रीज कर रहे हैं, कुछ नहीं। तो ओवरऑल कंक्लूजन बताइए क्या है आपका, कि ऑटो सेक्टर में राइवलरी हाई है। चलिए आगे चल। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट बताइए, नए एंट्री का थ्रेट हाई है कि लो ऑटो सेक्टर में? सर लोकली तो नहीं है, इंटरनेशनली तो नहीं, हाँ हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की, पाकिस्तान में लो है। अच्छा, और उसकी रीजंस क्या है? लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, गवर्नमेंट की कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं ऑटो सेक्टर के हवाले से? ऑटो सेक्टर के हवाले से मुझे वैसे नहीं, मेरे इल्म में नहीं, लेकिन मैं भी हूँ, ठीक है। लार्ज कैपिटल, ये तो मुझे कंफर्म है, कैपिटल रिक्वायरमेंट लार्ज है। इसके अलावा हार्ड टू डुप्लीकेट,
डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, लेकिन ये डीलरशिप्स रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती, एक डीलर एक से ज्यादा डील कर रहा होता है कंपनीज को, तो ये लिमिटेड एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को इजीली एक्सेस अवेलेबल हो सकती है। सम गवर्नमेंट पॉलिसी या रेगुलेशन में भी इफेक्ट कर रहे हैं, एक ये फैक्टर्स हमें न्यू एंट्री को रोक रहा है, और एक लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट, हार्ड टू डुप्लीकेट सच है पेटेंट्स वगैरह। हाँ बिल्कुल, पेटेंट्स वगैरह होते हैं, बाज़ औक़ात लाइसेंस लिए हुए, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जरूरी होगी, कम से कम मार्केट में नया मॉडल लाने वाले को इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, वरना शायद लोकल मार्केट में बनी हुई चीज को वो पसंद ना करे। इंडिया ने कुछ साल पहले बनाई थी, वो उनके जो थे, क्या नाम था, फ्लॉप हो गई थी वो, टाटा, हाँ उनका, हाँ नैनो शायद, हाँ बिल्कुल नैनो, वो छोटी जो गाड़ी थी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ी कंपनीज ने उनके खिलाफ कैंपेन ऐसे चले, हालांकि वो दुनिया की, उनका क्लेम करते हैं दुनिया की सबसे सस्ती कार, लेकिन उन्होंने ऐसी कंप्लेन, वो शायद उनके 2-3 गाड़ियों में ना कोई प्रॉब्लम हुई थी, आग लग गई थी, आग लगी थी, उसको बेस बना के, हालांकि वो लाखों गाड़ियों में कोई 1-2-3-4 गाड़ियां थी, लेकिन उसको ऐसा नेगेटिव कंपेन किया उन्होंने कि वो खत्म हो गई। तो अगर इंटरनेशनल, अगर यही उनके साथ कोई इंटरनेशनल कोई हाथ होता उनके सर के ऊपर, जिनके साथ कोलैबोरेशन की होती, तो इतनी आसानी के साथ वो मार्केट से आउट ना होते। तो बिल्कुल ये एक एडवांटेज होता है पेटेंट्स वगैरह या इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, कंक्लूजन क्या हुआ हमारा, लो है, शाबाश। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट या इनडायरेक्ट कंपटीशन, थ्रेट क्या सब्स्टिट्यूट गुड्स है, हाँ मोटर व्हीकल्स, टेस्ला, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सब्स्टिट्यूट, लेकिन वो भी इसी सेक्टर में नहीं आ जाएगी। ये गैसोलीन इंजन है, वो इलेक्ट्रिक है, बैटरी है, हर टाइप की व्हीकल अदर देन का, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मोटरसाइकिल, तो अच्छा मेरा ये ख्याल है कि इनके इस प्रोडक्ट के क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो आप ऑप्शंस बता रहे हैं वो शायद 1-2 लोगों के लिए हो, लेकिन एक फैमिली की ट्रैवलिंग के लिए वो सूटेबल ऑप्शन, ठीक है। तो इस इंडस्ट्री का क्लोज सब्स्टिट्यूट या इंडायरेक्ट कंपटीशन नहीं है, तो इसका मतलब है ये इनके लिए प्लस पॉइंट होगा। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स फिलहाल लो है जी। अच्छा, अब आपको यह पता चल गया कि मार्केट के अंदर, जिस मार्केट में भी हम ऑपरेट करने के लिए जा रहे हैं, हमने उसमें मार्केट में कितनी फोर्सेस ऑपरेट कर रही हैं, 5 फोर्सेस, और हमने हर फोर्स के बारे में एनालाइज करना है कि ये फोर्स स्ट्रांग है कि वीक है। एनालिसिस किन फैक्टर्स की बेस पे करना है ये क्लियर, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसी तरह 1-2 एग्जांपल्स हमने क्लास में किए हैं, आप खुद से घर जाके सोच के कोई 1-2 एग्जांपल्स मजीद ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से, और उनमें कंक्लूजन दे सकते हैं कि आपके ख्याल में इनमें मार्केट फोर्सेस स्ट्रांग है कि वीक, कर सकते हैं। चलिए, ये आपकी होम असाइनमेंट हो गई। आप में से हर स्टूडेंट ने ज्यादा नहीं, सिर्फ एक एग्जाम्पल करनी है। किसी भी एक सेक्टर को पकड़ना है और उसकी एक कंपनी में समझना है हम काम कर रहे हैं, किसी भी एक सेक्टर और उसकी एक कंपनी और सीईओ है, और आपने ये सारा मोटर 5 फोर्सेस एनालिसिस करना है, और हर फोर्स के एंड पे 1-2 फैक्टर बताने के बाद कंक्लूजन देना है कि आपके ख्याल में इस फोर्स की स्ट्रेंथ हाई है या लो। ये कर लेंगे काम। असाइनमेंट मुश्किल तो समझ आ गई कि करवाना क्या चाहता हूँ आपसे, कोई मुश्किल असाइनमेंट तो नहीं। चलिए, इसके अलावा होम असाइनमेंट में ICAP की बुक के भी 2-3 क्वेश्चंस हैं, उनको भी आपने अटेम्प्ट करना है। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।